बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे पास गोनेट्स आते हैं जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। अब ये टेस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है। ये जो टेस्टिस हैं ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है, स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे पास थ्री पार्ट्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड और तीसरे को हम बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है एक्सेसरी डक्ट, इसके अंदर 5 पार्ट्स आते हैं। हमारे पास 5 डक्ट्स है। डक्ट नंबर 1 जो है वो रेटी टेस्टिस है। सेकंड नंबर पे आता है वाजा एफ्रेंशिया, थर्ड नंबर पे आता है एपिडाइडेमस, फोर्थ नंबर पे आता है वाजा डिफरेंशिया और फिफ्थ नंबर पे आता है एजेकुलेटरी डक्ट। ये है हमारे पास 5 डक्ट जिसको हम एक्सेसरी डक्ट भी बोलते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे है वो है एक्सेसरी ग्लैंड। वो डक्ट थे, ये ग्लैंड होंगे। अब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं। नंबर 1 जो है वो है सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 है प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद नंबर 3 जो है वो है कॉपर ग्लैंड, या कॉपर ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर एक ही पार्ट आता है जिसको हम पेनिस बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यही पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमने टेस्टिस पढ़ा। अब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेस्टिस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अब जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम, उसके हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम के हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब जो स्क्रोटम है, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो टेस्टिस होते हैं उसके वो जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस, स्क्रोटम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब जो स्क्रोटम की मिडल लेयर है वो उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्क्रोटम की आउटर मोस्ट लेयर को हमने यही बोला कि इसको हम ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। स्क्रोटम की जो मिडल लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब जो ये मिडल लेयर है ये लोब्यूल्स बनाते हैं। देखिए ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लोब्यूल्स। क्योंकि लोब्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं मिडल लेयर, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लोब्यूल्स। अब इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है टेस्टिस का, वो क्या है? वो है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे वैसे भी कि हमारे पास टेस्टिस की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिस तरह के ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, इस तरह जो टेस्टिस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो टेस्टिस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
अब ये एक इस लेब्यूल्स के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक लोब्यूल्स के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकता है, एक लोब्यूल्स के अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं। इसी एक लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 1 से लेकर 4 की रेंज में कोई भी हो सकते हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर ही होंगे। अब इन लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम ड्रॉ करते हैं। इन एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास सर्कल फॉर्म में होता है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने ये पढ़ा कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे बना होता है? हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। अभी जो इसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये भी एक टाइप के सेल है। इन सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, या हम इसका जो दूसरा नाम है उसको हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल भी हम इसको बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पहले हमने ये पढ़ा कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है। उसके बाद इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल प्रेजेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। अब इन मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो कौन से सेल होते हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, वो है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है। उसके बाद इसके अंदर दूसरी टाइप ऑफ सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरह के निकले हुए होते हैं। ये जो हमारे पास मेल जर्म सेल्स होते हैं इस तरह के होते हैं, लेकिन वो थोड़े से निकले होते हैं, बारीक से होते हैं, जिसको हम सर्टोली सेल बोलते हैं। जिसको हम सर्टोली सेल बोलते हैं। अब इन सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो मेल जर्म सेल ने किया। अब लाजमी बात है स्पर्म तो प्रोड्यूस हो गए, अब इनको जो न्यूट्रिशन देंगे, इनको खुराक देगा, वो कौन देगा? वो सर्टोली सेल। अब इन सर्टोली सेल का फंक्शन ये है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, सर्टोली सेल। अब उसके बाद मैंने ये बताया कि एक लोब्यूल्स के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, एक लोब्यूल्स के अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होगा, लाजमी बात है। उसके बाद एक लोब्यूल्स के अंदर 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक लोब्यूल्स के अंदर 4 भी हो सकते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक लोब्यूल्स है उसके अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब इसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अराउंड हमारे पास फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हम इसको बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके इन सेल के अराउंड, जिस तरह के ये लोब्यूल्स हैं तो इसके अराउंड भी क्या होते हैं? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या और इसके अंदर अब एक तीसरी टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं इस इनहील फ्लूइड के अंदर, जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं, लेडिक सेल। हाँ, या हम इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। अब हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल पढ़े। एक तो हमने जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है, इसके अंदर एक टाइप की सेल प्रेजेंट होता है, जिस तरह की इसकी स्ट्रक्चर ये है, जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ सेल होती है जिसको हम सर्टोली सेल बोलते हैं, जो कि उन्हीं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सेल जो है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर एक टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। अब इस लेडिक सेल का फंक्शन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। ये लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करती है, टेस्टोस्टेरोन।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कौन सी सेल करती है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद इस लेडिक सेल का एक दूसरा फंक्शन भी है, हमने जो सर्टोली सेल पढ़ा कि न्यूट्रिशन पंप को प्रोवाइड करती है, इस सर्टोली सेल का दूसरा फंक्शन ये है कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, एबीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी प्रोडक्शन सर्टोली सेल करती है। और ये जो अब इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो हमने पढ़ा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर साइड पे जो फ्लूइड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन को बाहर से अंदर लेकर आना वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम है। टेस्टोस्टेरोन सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, अब उसको सेल के अंदर लेकर आना वो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है। ये है हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। एक लोब्यूल्स के अंदर कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, एक भी प्रेजेंट होता है, हो सकता है 1 से लेकर 4 की रेंज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जिसके अंदर लेडिक सेल प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि या जिसको हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है, और उसके बाद इसके अंदर सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ये दूसरा एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। और इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये बाहर फ्लूइड से अंदर सेल में टेस्टोस्टेरोन को लेकर आता है। अब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम के 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं। जो मिडिल लेयर है उस मिडिल लेयर को हम ट्यूनिका एबोजिनिया बोलते हैं, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इन लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पे जो जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये आकर एक नेटवर्क बनाते हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी इन लोब्यूल्स के अंदर जितने भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। इन नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। अब ये जब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जब एक नेटवर्क बनाते हैं, रेटिटेस्टिस बना लेते हैं, तो इन रेटिटेस्टिस से फिर कुछ इस तरह डक्ट निकलते हैं। पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने एक नेटवर्क बना लिया जिसको हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। फिर इस नेटवर्क से कुछ डक्ट निकलते हैं जिसको हम वाजा एफरेंशिया बोलते हैं। वाजा एफरेंशिया, इन डक्ट को हम बोलेंगे वाजा एफरेंशिया। अब ये जो डक्ट होते हैं हमारे पास तकरीबन 8 से लेकर 15 ट्यूब्यूल्स या डक्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि रेटिटेस्टिस से निकलते हैं। ये डक्ट ये 8 से लेकर 15 तक रेंज में होते हैं। अब वाजा एफरेंशिया के बाद ये हम क्या कर रहे हैं, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म की प्रोडक्शन है यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई है। अब ये स्पर्म मूव करेगा, एक नेटवर्क बनाएगा, फिर यहाँ से ये वाजा एफरेंशिया के जरिए मूव करेगा। अब वाजा एफरेंशिया के बाद हमारे पास एक दूसरी एक डक्ट आती है जिसको हम एपिडाइडिमस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडिमस। इस डक्ट को हम बोलते हैं एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस जिसकी हमारे पास डायमीटर होती है 4 मीटर। इसकी डायमीटर जो हमारे पास होती है 4 मीटर। पहले तो हमने रेटिटेस्टिस के बारे में पढ़ा कि एक नेटवर्क बनाती है। उसके बाद हमारे पास वाजा एफरेंशिया जो कि कुछ डक्ट निकलते हैं जो कि 8 से लेकर 15 के रेंज में होते हैं, और उसके बाद वाजा एफरेंशिया के बाद एक 4 मीटर वाली एक डायमीटर एक डक्ट निकलती है जिसको हम एपिडाइडिमस बोलते हैं। अब इस एपिडाइडिमस का फंक्शन क्या है, इस एपिडाइडिमस का मेन फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को स्टोर भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद स्पर्म को मैच्योर भी करते हैं।
ये दो फंक्शन करता है, स्पर्म को स्टोर भी करता है और स्पर्म को मैच्योर भी करता है। अब वाजा एफरेंशिया के बाद एक डक्ट निकलती है जिसको हम एपिडाइडिमस बोलते हैं। एपिडाइडिमस के बाद एक दूसरी डक्ट निकलती है जिसको हम वाजा डिफरेंशिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाजा डिफरेंशिया बोलेंगे। एपिडाइडिमस वाजा एफरेंशिया से निकली है और वाजा एफरेंशिया से अब एपिडाइडिमस से एक दूसरी डक्ट निकलेगी जिसको हम वाजा डिफरेंशिया बोलेंगे। अब ये वाजा डिफरेंशिया जो डक्ट है ये सीधी जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये वाजा डिफरेंशिया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक ग्लैंड होगी जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये वाजा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों डक्ट दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो फिर इससे एक डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे एजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। वाजा डिफरेंशिया ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएगा, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक डक्ट इससे निकलेगी। ये दोनों कंबाइन होकर एक डक्ट बनाएंगे जिसको हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब ये एजैकुलेटरी डक्ट ब्लैडर से बाहर निकलेगी। अब इस पार्ट को हम बोलेंगे यूरेथ्रा में एंटर होगी। अब इस पार्ट को हम बोलेंगे यूरेथ्रा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। अब ये जब ब्लैडर के बाद ये डक्ट निकलेगी यूरेथ्रा में तो इस यूरेथ्रा पार्ट में यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इस ग्लैंड को हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ब्लैडर के बाद वो डक्ट जो है वो ब्लैडर से निकल गई है और यहाँ पे यूरेथ्रा के पास आया। जब ये यूरेथ्रा से गुजरेगा तो यूरेथ्रा के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन ये है कि 60% फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन ये है क्योंकि ये भी ग्लैंड है, इसका फंक्शन ये है कि 60% सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है। अब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल कुछ सीक्रेशन करेंगे क्योंकि ग्लैंड का हमेशा काम यही होगा कि वो कुछ सीक्रेशन करेंगे। अब ये 60% फ्लूइड सीक्रेट करेगा जो कि लुब्रिकेशन में काम करेगा और सेमिनल वेसिकल का दूसरा फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करती है फ्रक्टोज की फॉर्म में। मतलब ये है कि ये जो स्पर्म होता है और स्पर्म होते हैं उसको ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज की फॉर्म में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके दो फंक्शन हैं सेमिनल वेसिकल। फर्स्ट काम इसका ये है कि 60% सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है उस स्पर्म के अंदर और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि वो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अब उसके बाद जब ये यूरेथ्रा के अंदर एंटर होगा तो यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इस ग्लैंड को हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड भी लाजमी बात है ये भी ग्लैंड है तो ये भी कुछ सीक्रेशन करेगी, ये 30% सीक्रेट करेगी ये सेमिनल फ्लूइड, ये भी सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करेगी लेकिन कितनी, 30%। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन ये है कि 30% सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करेगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे साइड में एक दूसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे या हम इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंड भी बोलेंगे। अब इस कॉपर ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, ये जितने भी ग्लैंड हैं जितनी भी सीक्रेशन होती है ये अल्कलाइन सीक्रेशन होती है लेकिन ये स्पेसिफिकली अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करेगा। ये बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन ये है कि ये अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है जो भी स्पर्म जो भी सीमन आएगा। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया या ये वाला जो पार्ट है ये बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब जो बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेनिस। उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिस, जिसके जरिए हम सीमन को बॉडी से आउट निकालते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन ये भी प्रोड्यूस ये भी होता है कि सीमन और स्पर्म के अंदर
डिफरेंस क्या है। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म तो हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद वाजा रेटिटेसिस के अंदर चला गया, फिर वाजा डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडेमस, फिर वाजा डिफरेंशिया, फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल, दोनों मिलके इन्होंने एजैकुलेटरी डक्ट बना लिया। से जो स्पर्म था वो यहाँ पे आ गया। अब जब भी स्पर्म यहाँ पे आएगा तो सेमिनल वेसिकल भी सिक्रीशन करेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन करेगा, और जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन करेगा। तो जब ये सारी सिक्रीशन कंबाइन होती है तो इससे सीमन बनता है। सीमन और स्पर्म के अंदर डिफरेंस ये है कि जब स्पर्म के अंदर सारे सिक्रीशन, सारे ग्लैंड की सिक्रीशन, अल्कलाइन फ्लूइड 30%, 60% ये अल्कलाइन फ्लूइड, ये सारे मिल जाते हैं तो उससे सीमन बनता है। तो फिर सीमन यहाँ पे ये यूरेथ्रा क्रॉस करके फिर पेनिस से हम बॉडी से आउट निकालते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास यूरेथ्रा है ना, उसके हमारे पास 3 पार्ट है। जो पार्ट, जिस पार्ट के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस यूरेथ्रा को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको हम कौन सा यूरेथ्रा बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देखो यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स है। जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब जो यूरेथ्रा बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड के साथ प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। क्योंकि मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पेरिनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा भी बोलते हैं। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो है, जो जहां पे पेनिस प्रेजेंट होता है, तो इस यूरेथ्रा को हम बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, पिनाइल यूरेथ्रा। टेस्टिस के बारे में पढ़ा कि स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब कोई 2-3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल किसको बोलते हैं, इंग्विनल केनाल जब स्क्रोटम को एब्डोमेन के साथ जो अटैच करता है, जो एक केनाल प्रेजेंट होती है, उस केनाल को हम बोलते हैं इंग्विनल केनाल। कि वो कौन सी केनाल है जो स्क्रोटम को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल इसी के जरिए स्क्रोटम को न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर, कुछ नर्वस, कुछ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिस स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये इंग्विनल केनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड स्पर्मेटिक ऑर्डर से बना होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वेन प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर नर्वस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है ये इंग्विनल केनाल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टेस्टिस थे ना, ये हमारे एब्डोमेन जो थे वहां पे प्रेजेंट होते हैं 7 मंथ तक जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 7 मंथ तक। जब 8 मंथ स्टार्ट हो जाता है, 8 मंथ स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर आते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन के अंदर भी ठीक थे, ये स्क्रोटम के अंदर क्यों आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो स्पर्म होते हैं वो भी कम टेम्परेचर में इवॉल्व करते हैं। वो अगर उनका टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो स्पर्म है उन्होंने भी थोड़े से कम टेम्परेचर, हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर में उन्होंने इवॉल्व करना है, उन्होंने प्रोडक्शन करनी है। तो इसी वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये कम होता है। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो 8 मंथ जब स्टार्ट होता है तो वो एब्डोमेन से टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर नहीं आते। जब एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस नहीं आएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिडम।
तो इसमें तो हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड पढ़ा जिसमें स्पर्मेटिक आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, वेन प्रेजेंट होते हैं और नर्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक केनाल प्रेजेंट होती है जो कि उस केनाल का फंक्शन ये है कि वो स्क्रोटम और एब्डोमेन को कनेक्ट करती हैं। उस केनाल को हम बोलेंगे इंग्विनल केनाल। उसके बाद ये जो टेस्टिस होते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 7 मंथ तक एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब 8 मंथ स्टार्ट होता है तो वो टेस्टिस एब्डोमेन से आ जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर आने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको स्पर्म को भी एरॉय करने के लिए, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म जो है वो इजीली एरॉय कर जाता है और प्रोडक्शन अपनी करता है। ये तो थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरव्यू।